हालिया समय में एफसीआरए विधेयक अत्यंत चर्चा में है। हम इसी विषय वस्तु को लेकर के आज आपके सम्मुख कुछ मूलभूत बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे एफसीआरए का इतिहास क्या है, एफसीआरए के इतिहास के पश्चात इसके प्रमुख उपबंध क्या हैं, क्या इससे पहले भी एफसीआरए पर कोई कानून बना था कि ये पहली बार हो रहा है, क्या इसमें कभी संशोधन बना था तो संशोधन भी किया गया कि पहली बार संशोधन हो रहा है, क्या इसके प्रमुख उपबंध हैं, क्या इस विधेयक के 2026 के जो है लेकर के आपत्तियां हैं एनजीओज की, और ख़ास करके जब हमारे यहाँ आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स होती है तो हर चीज़ों पर राजनीति और होती रहती है। कुछ विरोध के मुद्दे भी होते हैं और कुछ मुद्दों पर विरोध के लिए विरोध किया जाता है। तो इन सारे विषय वस्तुओं पर आज हम लोग अवगत होंगे। सबसे पहले बात आती है एफसीआरए है क्या। पूरा इसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। सबसे पहले अगर हम देखें इसका इतिहास तो कोई ये प्रथम बार कानून नहीं आ रहा है, अपितु वर्ष 1976 ईस्वी में श्रीमती गांधी के काल में प्रथम बार एफसीआरए अधिनियम लाया गया था। और उस समय का जो दौर है किसी से छिपा नहीं है कि श्रीमती गांधी के लिए बड़ा उथल पुथल का काल माना जाता था। जिस प्रकार से विपक्ष आज कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए उथल पुथल का कार्य है, तो भाई वही कुछ स्थिति, वही कुछ समय 1976 का श्रीमती गांधी के लिए था। अब यदि आप मानते हैं कि यह कानून राजनीतिक है, आवश्यकता कम इसमें राजनीति ज़्यादा है, तो आपको फिर यह भी मानना पड़ेगा कि श्रीमती गांधी के द्वारा लाया गया एफसीआरए की जड़ ही फिर खराब है। खैर, मुझे राजनीति में नहीं जाना है, हम केवल आवश्यकता की चीज़ों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि एफसीआरए लाने के पीछे जो श्रीमती गांधी का मूल उद्देश्य था वह यह था कि तात्कालिक जो समय था भारत के लिए वह बड़ा ऊहापोह का था। संपूर्ण देश में सीआईए और केजीबी के एजेंट चप्पे चप्पे पर फैल चुके थे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा था, कोई ऐसा संगठन नहीं बचा था, कोई ऐसा एनजीओज नहीं बचा था, कोई ऐसा शासन प्रशासन का निकाय नहीं बचा था कि जहां इन दोनों के एजेंट जो है छाए ना हो। इनके बीच आपस में अपनी अपनी एक प्रकार से हम देखें तो स्थिति परिस्थिति को मजबूत करने के लिए भारत में एक होड़ मची हुई थी। और इसी बीच श्रीमती गांधी एफसीआरए कानून लेकर आती हैं, क्योंकि चाहे वो छात्र हो, चाहे मीडिया का घराना हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे शासन के लोग हों या बुद्धिजीवी हों, कोई ऐसा नहीं था कि जो इनके दंश से बचा हो या जिस पर इनका प्रभाव ना हो। केजीबी वालों का हर प्रशासन की इकाई है तो उसमें भी प्रशासन भी दो भागों में बटा है, एक केजीबी के जो है लोग हैं, एक उसमें जो है सीआईए के लोग हैं। अब वहाँ सबसे बड़ी समस्या यह हो चुकी थी कि हर जगह केजीबी के भी लोग आपको मिलते, सीआईए के लोग भी मिलते, लेकिन जिस भारतवर्ष के लिए इनको शासन और प्रशासन में रखा गया था, इनको छात्रों को पठन पाठन में रखा गया था, मीडिया वालों को जो है रिपोर्टिंग के लिए रखा गया था, खबर के लिए रखा गया था, ये उसी देश के लिए नहीं थे। वहाँ केजीबी के भी लोग मिल सकते थे, सीआईए के अमेरिका के लोग मिल सकते थे, लेकिन कोई भारतीय नहीं मिलता, कोई भारत के प्रति उत्तरदायी नहीं मिलता, किसी का भारत के प्रति समर्पण नहीं था। तो एक प्रकार से अपने ही देश में अगर हम देखें तो आपको अमेरिका रूस दोनों के समर्थक पर्याप्त मात्रा में मिल सकते थे, लेकिन भारत के समर्थक आपको खोजने में समस्या थी। कुछ उसी दौर से हम आज भी गुजर रहे हैं। वर्ष 2002 में तो 10 में प्रथम बार इसमें संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है और माननीय श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी
उसके द्वारा इसमें संशोधन किया भी गया। तो इस प्रकार से जो 2010 का उपबंध था, थोड़ा सा उसको भी हम लोग जान लें, क्योंकि जो नया बिल आया है इसको जानने से पहले हम लोग जान लें कि 2010 में क्या प्रमुख उपबंध थे। तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले सभी संगठनों व एनजीओ पर यह कानून लागू होता है जो एफसीआरए है। यानी वह समस्त एनजीओज और संगठन जो विदेशी अंशदान, विदेशी चंदा, विदेशी फंड प्राप्त करते हैं, उन समस्त पर यह लागू होता है और उन सब के लिए इस कानून के तहत पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। प्रारंभ में जो इसका पंजीकरण होता है वह 5 वर्ष के लिए होता है। यदि आप सरकारी रेगुलेशन जो है, जो मानदंड हैं, यदि उनका पालन करते हैं और आपकी बेहतर साख होती है तो फिर से जो है उस रजिस्ट्रेशन का 5 साल के बाद नवीनीकरण कर दिया जाता है। लेकिन यदि आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अच्छा रहता है, आपकी साख में समस्या होती है, साख में बट्टा लगता है, तो उसका नवीनीकरण हो सकता है ना भी आगे किया जाए। और जो प्राप्ति के मद इसमें क्या क्या हैं, यानी किन किन मदों पर आप चंदा ले सकते हैं, इसका भी उल्लेख उसमें था कि जैसे सामाजिक क्षेत्र हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप विदेशी चंदा उस क्षेत्र में ले सकते हैं। शैक्षिक क्षेत्र में कोई, यानी शिक्षा के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं तो उस मद में भी विदेशी चंदा ले सकते हैं। धार्मिक मद में ले सकते हैं। कोई आर्थिक क्रियाकलाप जो है आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि स्वहित के लिए नहीं, समाज हित के लिए, तो उसमें भी आप एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग ले सकते हैं। कोई कल्चरल उद्देश्य के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए वहाँ भी आप एफसीआरए के तहत विदेशी फंडिंग ले सकते हैं। तो ये सब कुछ प्राप्ति के मद थे जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो प्रश्न उठता है फिर प्रतिबंध किन चीज़ों पर था। तो जैसे इसमें जो मूल प्रतिबंध था वो था विधायिका, यानी जैसे संसद का कोई सदस्य हो गया, राजनीतिक दल का कोई सदस्य हो गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप संबंधित हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, न्यायाधीश हैं, मीडिया कर्मी हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एफसीआरए के तहत विदेशी फंड लेना प्रतिबंधित जो है किया गया था, या इसे प्रतिबंध के दायरे में लगा रखा गया था। यानी ये लोग, चाहे आप शासन से जुड़े व्यक्ति हों, प्रशासन से जुड़े व्यक्ति हों, मीडिया कर्मी हों, न्यायाधीश रह चुके हों, न्यायाधीश हों तत्कालिक, और आप संसद के सदस्य हों, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हों, तो आप जो है एफसीआरए के तहत विदेशी अंशदान नहीं ले सकते थे, या आपके विदेशी अंशदान लेने पर प्रतिबंध था। वर्ष 2017 में इसमें संशोधन किया जाता है, जब माननीय श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में, तब भी सरकार चल रही थी, अभी चल रही है, तो इन्हीं के नेतृत्व में इसमें संशोधन किया जाता है। और ऐसी विदेशी कंपनी, मतलब कंपनी विदेश की हो, लेकिन अगर उस कंपनी में 50 या 50% से अधिक भारतीय अंशदान है, भारतीय शेयर लगे हुए हैं, भारतीय पूंजी लगी हुई है, तो ऐसे कंपनी से कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टियां अंशदान ले सकती हैं, या ऐसे कंपनियों से पॉलिटिकल पार्टियों के अंशदान लेने पर या स्वीकार करने पर, चंदा स्वीकार करने पर रोक, कहा भैया कि नहीं रहेगा। इसी बीच 2013 में, इससे थोड़ा सा पूर्व उल्लेख करना आवश्यक होगा कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका किसी व्यक्ति के द्वारा दायर की जाती है, और उसमें आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा एफसीआरए के तहत चंदा लिया गया है, और हाई कोर्ट में ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को पाक साफ भी नहीं साबित कर पाती हैं। यानी ऐसा नहीं था कि वो आरोप केवल मात्र लगाया गया, ये चीजें बहुत हद तक पुष्ट भी हुई कि हाँ, ये लोग जो है एफसीआरए के तहत विदेशों से भी चुनाव में फंडिंग ले रहे हैं। तो इसी बीच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस चीज को दबाने के लिए, अपने आप को पाक साबित करने के लिए 2017 में एफसीआरए कानून में संशोधन किया जाता है। चलिए, इसी बीच अब 2026 में फिर इसमें संशोधन की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है, और संशोधन के सुगबुगाहट में आप देखेंगे कि तो इसमें पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग गा रहे हैं। कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग उसे बना, और कुछ लोग जो है इसमें भ्रम भी फैलाने वालों का एक लंबा झुंड लगा हुआ है। और सबसे बड़ा भ्रम ये फैलाया जा रहा है कि इससे क्या होगा कि जो विदेशी चंदा है उसको लेने पर प्रतिबंध लग जाएगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी इस कानून में नहीं है। यहाँ विदेशी चंदे पर कोई रोक नहीं है, अपितु यह है कि भैया आप विदेशी चंदा लीजिए, लेकिन एक निश्चित रेगुलेशन और जो मानदंड निर्धारित है उन मानदंडों का पालन करते हुए।
प्रश्न उठता है कि 2026 के विधेयक में क्या उपबंधन है, थोड़ा सा आप लोगों की जानने की उत्सुकता होगी। तो यहाँ जो प्रमुख विषय हैं और जो एनजीओ और विपक्ष की चिंता है, उस पर भी हम दोनों का सम्यक दृष्टि पर रखेंगे, दोनों ही विषयों पर। सबसे पहले, यदि एनजीओ द्वारा एफसीआरए प्रमाण पत्र 5 साल बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराया जाता है, यानी कोई एनजीओ ने एफसीआरए के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो 5 साल के लिए तो उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण नहीं कराते हैं या किसी कारण से 5 साल से पूर्व भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन को अवैध कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है या रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है आपका, तो इस पर जो भी आपने 5 साल के दरमियान विदेशी एनजीओ से चंदा लेकर के, फंड लेकर के कार्य किया है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के अधीन आ जाएंगे, सरकारी संरक्षण में आ जाएंगे। तो सब विपक्ष की और एनजीओ की चिंता है कि कहीं ना कहीं सरकार ऐसी परिसंपत्तियों पर मनमाना अवैध कब्जा करने के लिए एक कानून ला रही है। हो सकता है कि इसमें तकनीकी समस्याओं के कारण हमको नवीनीकरण करने में 2 साल 1 साल का लेट लग जाए कराने में। सत्ता पक्ष की अपनी ये है दलील है, सरकार की अपनी ये दलील है, शासन की दलील है कि होता क्या है कि एक बार ये लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके पश्चात ये लोग 20 सालों तक ऐसे ही जो है वो चलाते रहते हैं, फंडिंग प्राप्त करते रहते हैं, और परिणाम यह होता है कि जो है ये लोग जवाबदेही से अपने आप को बाहर कर लेते हैं। तो दोनों की दलीलों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ शासन की दलील कहीं ज़्यादा ठोस है, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां 2 दिन में आसमान से तारे ला सकती हैं और संगठन तारे ला सकते हैं, तो भैया 5 साल से पहले से आपको पता है कि इसका नवीनीकरण कराना है, तो साल भर पहले से आप क्यों ना उसमें लग जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी आपत्ति है, हम आपत्ति को खारिज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शासन की जो आपत्ति हो ज़्यादा, या शासन का पक्ष ज़्यादा मजबूत है। दूसरा क्या है कि धार्मिक प्रावधानों हेतु यदि आप कोई चंदा ले रहे हैं तो आप उसी प्रावधान में उस चंदे का खर्च कर सकते हैं, और यदि आपने उस प्रावधान में जो है प्राप्त चंदे का खर्च किया और खर्च के पश्चात जो है मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया या कुछ भी खड़ा किया और आपका जो है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, तो भी आपको उसके धार्मिक स्ट्रक्चर को बनाए रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा खर्च किया था मंदिर बनाने के लिए और उसके बाद उसी बिल्डिंग को आप व्यापारिक क्रियाकलापों में जो है प्रयोग करना शुरू कर दें। यानी आपने अगर धार्मिक लिहाज से, धार्मिक मद में जो है विदेशी चंदा प्राप्त किया था, तो भले ही आपका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाए, भले ही उसके धार्मिक स्ट्रक्चर को बरकरार रखना आपके लिए अनिवार्य होगा, उसका आप जो है अन्य व्यापारिक मदों या अन्य क्रियाकलापों में उपयोग नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है स्वागत योग्य है। तीसरा है सजा। तो सजा का प्रावधान यहाँ पर थोड़ा सा आपत्तिजनक है कि पहले 5 साल की अधिकतम सजा थी, जिसे अब कहा जा रहा है कि 1 साल कर दिया जाएगा। सरकार का मुझे लगता है कि यहाँ जो मूल उद्देश्य यह है कि अब हम शारीरिक सजा के बजाय शारीरिक सजा को कम करना और आर्थिक चोट को बढ़ावा देना है, क्योंकि उनको लगता है कि इस एनजीओ के जो है 2-1 लोग चट्टे बट्टे होते हैं, वास्तविकता में कुछ लोग पीठ पीछे काम करते रहते हैं, तो बस केवल और केवल नाम मात्र का व्यक्ति सजा पा जाता है, उनके आर्थिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। तो हमें उस एनजीओ के प्रमुख से दिक्कत नहीं, अपितु उनके आर्थिक क्रियाकलापों, अवैध आर्थिक गतिविधियों से समस्या है, तो हम आर्थिक चोट इनको ज्यादा दें जेल और जुर्माने के बजाय। चौथा है व्यापक जवाबदेही। इस कानून के तहत अब जवाबदेही के दायरे को बढ़ाया गया है। पहले क्या था कि जो मतलब एनजीओ जिसके नाम से चलता था, उसका जो शीर्ष अधिकारी रहता था, मात्र वही जो है सजा के दायरे में आता था। अब चूंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हमारे यहाँ वास्तव में एनजीओ का कर्ता धर्ता कोई और होता था, और उस शीर्ष जो है पद पर बैठा दिया जाता था किसी अपने पपेट को,
तो अब इससे होता क्या था कि अगर वो जेल भी चला जा रहा, जुर्माना भी चल जा रहा, तो जो मुख्य कर्ता धर्ता है वो तो अपना काम कर रहा है, क्षेत्र में दूसरा एनजीओ खोल लेगा, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा लेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे कि केवल उस शीर्ष स्तर पर बैठे कर्मचारी को ही टारगेट नहीं करेंगे, अपितु हम ये देखेंगे कि निर्णय प्रक्रिया में किन किन लोगों की भागीदारी थी उस एनजीओ में, और जिन जिन लोगों की भी निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होगी हम सबको जवाबदेही के दायरे में लाएंगे। और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि जिस संदर्भ में आपके जो है एनजीओ का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी आप धार्मिक संदर्भ में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि शैक्षिक संदर्भ में करा रहे हैं कि समाज सेवा के लिए करा रहे हैं, तो उसी मद के लिए आपको विदेश से फंड प्राप्त करना होगा। अगर आप धार्मिक ट्रस्ट चला रहे हैं तो आपको धार्मिक मद में ही विदेश से जो है फंड प्राप्त करना होगा, और जो फंड आपने प्राप्त किया उस फंड का उपयोग उसी मद में करना होगा। यानी आप शिक्षा से संबंधित एनजीओ चला रहे हैं तो आप धर्म पर नहीं खर्च कर सकते हैं, आप धर्म से संबंधित एनजीओ चला रहे हैं तो आप जो है व्यापार पर नहीं खर्च कर सकते हैं। यानी जिस मद के लिए आपने खोला है, जिस मद के लिए आपने प्राप्ति किया है, यानी आय प्राप्त किया है, जो है पैसा लिया है, उसी मद में उसका खर्च कर सकते हैं। तो ये तो कुछ प्रमुख प्रावधान हो गए। प्रश्न उठता है कि आज एफसीआरए ही हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? हमारे यहाँ समस्याएं कई हैं और एफसीआरए भी हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस पैसे का जो है छोटे छोटे एनजीओज खोल करके और व्यापक तौर पर कहीं ना कहीं समाज, शासन, शिक्षा, मीडिया, नौकरशाही, प्रशासन, सबका सबका चौपटाचार किया जा रहा है। आज कहीं ना कहीं जहां फंडिंग के माध्यम से, चंदे के माध्यम से प्राप्त धन का इनको अपने हिसाब से इनका यूज किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा। जैसे एक चीज है क्या, हमारे बस्ती में एथेनॉल की एक फैक्ट्री खुल रही है। अब उस एथेनॉल की फैक्ट्री जो है चल ही रही है कि वहां पर क्या हुआ कि बीबीसी इस समय बस्ती वालों के लिए बड़ा प्रेम में जो है दीवाना है। ये ब्रिटेन के बीबीसी जो मीडिया संस्थान है, ये बस्ती के वालों के लिए बड़े जो है वो शुभचिंतक उनके हैं। अब वहां पर आप देखेंगे कि महीने भर से बीबीसी वाले फैले हैं, गांव गांव जाके जो है बस केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि दो चार जो है उसमें जो कुकुरमुत्ते पर्यावरणविद हैं और हैं, वो भी आके खड़े हो गए हैं और वो भी अपना तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। और तर्क दिया जा रहा है कि अगर एथेनॉल की फैक्ट्री यहाँ खुल जाएगी तो पर्यावरण को व्यापक तौर पर क्षति होगा, 40 गांव में बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा, वहां पर अन्न पानी कुछ नहीं होगा, लोग पानी पीने के बिना मरते जाएंगे क्योंकि इसमें पानी का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। दुनिया भर के तर्क दिए जा रहे हैं, हम इन तर्कों को खारिज भी नहीं कर सकते हैं। सही है, पानी का दोहन बढ़ेगा। यह भी सत्य है कि चाहे वो एथेनॉल की फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री अगर वो लगती है तो उससे वातावरण दूषित होता है, लेकिन क्या इसके लिए आप फैक्ट्री जला देंगे? सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि अगर आपको स्वच्छ वातावरण चाहिए तो अपनी ऊर्जा की जो खपत उसको कम कीजिए। तो 24 घंटे तुमको बिजली चाहिए। गांव में गेड़ा अगर ढोक बा तो हुकती मोटरसाइकिल चाहिए, जोन बा घास ढोक बा हुकती मोटरसाइकिल चाहिए। यहां तक कि टॉयलेट जाना है तो उसके लिए भी मोटरसाइकिल लेके जाएंगे। तो भैया अगर आपको ऊर्जा हमेशा चाहिए, 2 मिनट बिजली कट जाएगी तो जो है सर आसमान जो है सर पर उठा लेंगे, तो बिजली की व्यवस्था, ऊर्जा की व्यवस्था करनी होगी। कल को अगर मान लीजिए कि आज आप देख रहे हैं जिस प्रकार से त्रिपक्षीय संधि हुई है तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, कहीं ना कहीं अगर कल को हमारा पाकिस्तान के साथ कोई वार हो जाता है तो ये स्थितियां हमारे लिए हो सकती हैं कि ईंधन की हमारे लिए समस्या हो जाए। तो कहीं ना कहीं ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में थोड़ा बहुत एथेनॉल हमारे लिए उपयोगी है। दूसरी चीज क्या है, कल चाइना के साथ हमारा वार हो जाए तो आज रसिया जिस कंडीशन में है उसको चाइना का कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, तो हम रसिया से भी ईंधन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चाहे एथेनॉल के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जिस प्रकार से आज समुद्र में 150 तेल के कुइयों पर खुदाई का काम चल रहा, वहां तेल के खोज का काम चला, इसका भैया पॉलिटिक्स से ऊपर उठते हुए जो है स्वागत करना चाहिए, न कि यहां विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि एथेनॉल, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में जहां तक मुझे लगता है 3 से 4 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन इनके द्वारा क्या तर्क दिया जा रहा है कि नहीं, चावल से एथेनॉल बनेगा, गन्ने से एथेनॉल बनेगा, मक्का से एथेनॉल बनेगा, तो 1 जो है किलो चावल पैदा करने में 245 लीटर पानी खर्च होता है। अच्छी बात है महोदय, तो क्या हम पूछ रहे हैं कि एथेनॉल की फैक्ट्री हटा दी जाए तो बस्ती में चावल, गेहूं, गन्ने की खेती के बजाय क्या वहां पर जो है चंदन की खेती होगी? अभी भी तो हमारे यहाँ चावल की खेती हो रही भाई, ना रहे इथेनॉल की फैक्ट्रियां तो भी तो चौले की खेतियां हो रही है। तो क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? दूसरी चीज क्या है कि हमारे यहाँ
आत्मनिर्भरता की आवश्यकता केवल ऊर्जा के क्षेत्र में नहीं है, रक्षा क्षेत्र में भी है। आज हमारे यहाँ डिजिटल और साइबर क्षेत्र में भी है। हम लोग डिजिटल भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे डिजिटल भारत का नारा पीटते हैं, डंका पीटते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी खुद उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो किस डिजिटल भारत का डंका पीट रहे हैं जो है। ये क्यों आप बेवकूफ बनाते हो डिजिटल भारत का के? ये क्यों नहीं कहते हो, साफ साफ स्वीकार करते हो कि डिजिटल भारत से तुम कोसों नहीं मीलों दूर हो, केवल तुम डिजिटल यूजर मात्र बन के रह गए हो। जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आप अपनी बात रख रहा हूं, यूट्यूब किसका है? आपका है। व्हाट्सएप पे आप अपनी बात रखते हो, व्हाट्सएप किसका है? मेटा किसका है? अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने एक जो है वीडियो रिकॉर्ड किया और उसको उन्होंने जो है अपलोड किया और मेटा ने क्या किया कि उसको कुछ समय के लिए रोक दिया। अब बताइए, जब प्रधानमंत्री अपनी बात नहीं रख सकता है तो आम व्यक्ति के लिए आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या चारा कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? तो इस प्रकार से, और उसमें बाकायदा मेटा के प्रमुख अधिकारी के द्वारा जो भारत के लिए नियुक्त किए गए हैं, ये स्वीकार किया गया कि उस समय जब प्रधानमंत्री जी अपनी बात रख रहे थे, भारत में एक प्रकार से जो है अराजकता का माहौल जो है डेवलप किया जा रहा था, तो जानबूझ के मेटा के द्वारा उन सोशल साइटों पर आपत्तिजनक जो है अश्लील चीजें डाली जा रही थी कि जिससे जो है उस उम्र के बच्चे हैं वो उसके तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा समय दें, ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा था अश्लील वीडियो को, कि जिससे जो है कम से कम जो प्रधानमंत्री जी के बातें हैं उस तक लोगों का ध्यान न जाने पाए। आज हमारे यहां देख लीजिए, दुनिया भर की गंदी चीजें, दुनिया भर की अश्लील चीजें डाल डालकर सोशल मीडिया पर बच्चों को पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। ये आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है, भारत के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आपके समझ में आ जाए चीजें तो ठीक है, नहीं आ रही हैं यूज करते रहिए। आज आप कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, फलाना, आपका कोई प्लेटफॉर्म है? यूट्यूब अगर आपको लात मार के भगा दे, आप अपनी बात कहां रख पाएंगे? मेटा लात मार के भगा दे, अपनी बात आप कहां रख पाएंगे? ट्विटर आपका है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप बता दीजिए कि जिस जो आपका है और जिस पर निष्पक्षता के साथ और हर 24 घंटे आप जो है अपनी बात पूर्ण रूपेण पूर्व स्वतंत्रता के साथ रखने की अपेक्षा कर सकते हो। मुझे लगता है एक बार विचार करने की आवश्यकता है। अगर हम हर क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, हर क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं, तो डिजिटल क्षेत्र में हमारा अपना कोई ऐप, हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं? यह विचारणीय है। मुझे लगता है आप भी विचार करेंगे और न केवल विचार करेंगे, अभी तो मुझे ये भी लगता है कि शायद अब जब प्रधानमंत्री जी भी इसमें धोखा खाए हैं तो इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। शासन को भी इसमें ध्यान देना होगा, समाज को भी ध्यान देना होगा, और जो छात्र के नाम पर उन्माद कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान देना होगा, और जो हमारे वास्तव में रिसर्च और इनोवेशन में कार्य करने वाले लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी लेगी। मैंने ध्यान उनको देने के लिए कहा, उनको वास्तव में जिम्मेवारी लेगी, क्योंकि सबको राजनीति करना, जिम्मेवारी उन्हें ही लेनी होगी कि ऐसे प्लेटफॉर्म विकसित आपको करने होंगे। चाइना ने कर लिया है, रशिया ने कर लिया, आप क्यों नहीं? धन्यवाद।